देखो, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को प्रभावित होकर 1918 में खेड़ा गुजरात के किसानों ने भी गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। खेड़ा जिले में सूखा पड़ गया था। सरकार कृषकों का भूमि पर कर माफ करने से इनकार कर दिया तो खेड़ा जिले के किसानों ने चंपारण सत्याग्रह की तरह का कर नहीं देने का अभियान चलाया। आंदोलन के फलस्वरूप सरकार द्वारा अस्थायी रूप से वसूली पर रोक लगा दी गई। ये बिहार के किसानों की सफलता का ही आयाम कहा जा सकता है। छोटा नागपुर टाना भगत ने 1914 में मालगुजारी नहीं देने का अभियान चलाया। भयंकर सूखा पड़ जाने की वजह से रांची, गुमला, लोहरदगा के किसान अन्यत्र पलायन करने लगे। भुखमरी की स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज और जर्मन पादरी ने उनका धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया कई उरांव किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध, अकाल, धर्मांतरण, जमींदारी प्रथा, भूमि समस्या, मालगुजारी आदि से परेशान होकर छोटा नागपुर के उरांव किसान ताना भगत औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार का हर दृष्टि से असहयोग करने लगे। उन्होंने भूमि कर देना बंद कर दिया। सरकार उनकी जमीन नीलाम करने लगी, परंतु वे झुके नहीं। अपना जीवन यापन जंगलों में करने लगे। आंदोलनकारी किसानों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। उनका ये आंदोलन देवमनिया, माया भगत, सिद्धू भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत, बिसुआ भगत आदि के सामूहिक नेतृत्व में 1920 तक चलता रहा। 1920 में ही राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से ताना भगत का आंदोलन कांग्रेस के मन से चलने लगा। बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि ही था और भू राजस्व आय का बड़ा स्रोत भी। भारत के माध्यम से इंग्लैंड को अधिक फायदा पहुंचाने के लिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा समय समय पर रुपए का अवमूल्यन भी किया जाता रहा। रुपए का मूल्य घट जाने से भारतीय उत्पाद लागत मूल्य बढ़ गया और इंग्लैंड के बने माल सस्ते भारतीय बाजारों में बिकने लगे। इस तरह भारत इंग्लैंड के उद्योग का एक बहुत बड़ा बाजार भी बन गया। बिहार के गांवों में परंपरागत स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का प्रचलन था, जिसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। परिणाम स्वरूप बिहार का सामाजिक आर्थिक ढांचा भरभरा कर रह गया। गांवों में बेरोजगारी बढ़ गई। छोटे जोतदार, भूमिहीन किसान, शिल्पकार सभी दिहाड़ी मजदूरी के लिए गांव छोड़कर अन्यत्र स्थान पर चले गए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था स्थापित हो जाने से बिहार के किसानों के समक्ष कई प्रकार की परेशानियां भी सामने आ खड़ी हुई। किसानों को लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होते थे, ऊपर से स्लेवी और राजस्व अदा करने का बोझ भी रहता था। जमींदारी और जागीरदारी पर अंग्रेज सरकार का दबाव रहता कि समय पर राजस्व जमा करें। उन्हें अपनी जागीर और जमींदारी छिन जाने का भय रहता तो किसानों का खेत नीलाम कर दिए जाने का। संपूर्ण बिहार में लगभग 1 लाख जागीरदारों में विभक्त था। बिहार में कम से कम 1 लाख जागीरदारों में विभक्त था। जागीरों 3 श्रेणियों में विभक्त थी: अस्थायी बंदोबस्ती, अस्थायी बंदोबस्ती और अस्थायी बंदोबस्ती और सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली जागीर। 19वीं सदी के प्रारंभ में लगभग 3 करोड़ की कुल जनसंख्या में जागीरदार और उन पर आश्रित लोगों की जनसंख्या करीब 6.5 लाख थी। औपनिवेशिक सरकार ने 1912-13 में भू राजस्व से 1,57,39,000 रुपये उगाही की। रैयत और जमींदार के बीच जमीन को लेकर झगड़ा चलता रहता था। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार स्थापित होने के साथ छोटा नागपुर के मुंडा उरांव जनजाति के किसानों ने भूमि समस्याओं और मालगुजारी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया गया। ये आंदोलन छोटा नागपुर के संपूर्ण भूरी क्षेत्र में फैल गया। इससे जागीरदारों और रैयतों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। सरकार ने निर्णय लिया कि भूरी और काश्तों की परिभाषा तय करने के पश्चात सर्वे कराया जाए। इस कार्य के लिए लाल लोकनाथ शाहदेव और राखालदास हल्दर को सौंप दिया गया। 1867 तक दोनों ने मिलकर 427 गांवों का सर्वे कर चुके थे। जर्मन पादरियों की सह पर ईसाई आदिवासी रैयतों ने सर्वे रिपोर्ट को खारिज कर दिया और विद्रोह पर उतर आए। 1867 में महाराजा छोटा नागपुर के विरुद्ध एक याचिका भी दायर कर दी। इस याचिका में आधार छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1859, बंगाल अधिनियम संख्या 11 बनाया गया। 1867 से 1880 तक छोटा नागपुर के 2482 गांवों की रजिस्ट्री हो सकी। छोटा नागपुर के 2482 गांवों की रजिस्ट्री हो सकी, परंतु मुंडा सरदारों ने विद्रोह जारी रखा। मुंडा सरदारों का ये विद्रोह 1895 तक रहा। पश्चात बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अबुआ राज अपना राज्य के लिए आंदोलन 1900 तक चला। बिरसा मुंडा के शहीद हो जाने के पश्चात लिस्टर और जॉन रीड के द्वारा रांची जिले का पैमाइश और बंदोबस्ती का सर्वे किया गया। बंगाल काश्तकारी कानून के स्थान पर 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया।
जमीन बंदोबस्ती और बेदखली को लेकर मुंडा किसान 1831 से 1900 तक आंदोलनरत रहे। इस बीच हजारों मुंडा किसानों को फांसी पर लटकाया गया और मुंडा आदिवासियों का आंदोलन चल ही रहा था कि 1855 में संथाल किसानों ने भी जमीन से बेदखली तथा मालगुजारी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। साथ ही जमीन के साथ उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। इसलिए संथाल किसानों से 30 जून 1855 के भगनी भोगना डी के चुन्नू माझी के 4 पुत्र सिद्धू, कानू चांद और भैरव के नेतृत्व में 10,000 संथाली किसानों ने सरकारी आदेश न मानने, लगान नहीं देने और दमन एरा क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। उनका यह आंदोलन संथाल परगना के साथ साथ खड़ग, डीहा, हजारीबाग, भागलपुर, पूर्णिया जिले में भी फैल गया। संथाल परगना में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। फिर भी संथाल किसान तोप बंदूक का सामना तीर धनुष से करते रहे। अंग्रेज ने संथाल आंदोलनकारियों को जनवरी 1856 में क्रूरता से दबा दिया और असंख्य संथाल किसानों को फांसी पर लटका दिया। संथाल किसानों के उत्सर्ग को देखते हुए कंपनी सरकार ने एक्ट 37 के अनुसार अनुच्छेद 37 के अनुसार संथाल परगना जिले की स्थापना कर दी और इससे पूर्व यह बीरभूम जिला था। बिहार के किसान जमींदारों के शोषण, लगान वसूली आदि को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन करते थे। कई जमींदार किसानों को सादे लगान की प्राप्ति रसीद देने की प्रथा ही नहीं थी। बनेली रैयत रियासत के द्वारा कई जमींदार क्षेत्रों में बटाई लगान की प्राप्ति रसीद देने की प्रथा ही नहीं थी। बनेली रियासत द्वारा कयामी जोतों की बिक्री पर जमीन का मूल्य 25% लेवी के रूप में लेने के खिलाफ रैयतों ने आंदोलन कर दिया। कई जमींदार लगान लेने की प्राप्ति रसीद ही नहीं देते थे। कई जमींदार नियम से अधिक लगान वसूलते थे। इसलिए किसान आंदोलन पर उतर आए और इस तरह हजारों की संख्या में मुकदमे भी चलते रहे। मुकदमा लंबा चलते रहने से बड़ी संख्या में किसान बर्बाद हो गए। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियां अलग अलग थी, इसलिए किसानों की समस्याएं भी अलग अलग तरह की थी। कहीं खेती और मजदूरों को काम के बदले अनाज दिया जाता था तो कहीं नकदी हिसाब किताब की जानकारी ठीक से नहीं रखने की वजह से उनका शोषण किया जाता था। अनपढ़ किसानों की जमीन के कागजात में हेरफेर, उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। नकदी जोतों के मावाली दानाबंदी जोतों में बदलने में पटना क्षेत्र के जमींदार निपुण थे, इसलिए रैयतों ने विद्रोह कर दिया था। सर्वे में भी किसानों की जमीन में फेरबदल किया जाने की शिकायत प्राप्त होती रहती थी। इस कारण बड़ी संख्या में छोटे जोतदार किसान बर्बाद हो गए। औपनिवेशिक सरकार द्वारा एक राजनीति के तहत बिहार को पिछड़ा बनाए रखा गया। इसकी पुष्टि सरकारी आंकड़ों से भी होती है। प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम थी। प्राकृतिक तथा संस्थागत कारणों से बिहार में कृषि पिछड़ी हुई थी। जोतों का आकार छोटा था। भूमि व्यवस्था दोषपूर्ण थी। इस कारण गांव में प्रचंड बेरोजगारी थी। गरीब किसान का जीना दुश्वार हो गया था। बिहार के किसानों की बदहाली का मुद्दा असहयोग आंदोलन के दौरान उठना शुरू हुआ। शाह मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, कार्यानंद शर्मा आदि ने मिलकर 1922 में किसानों की समस्या प्रकाशन करने हेतु किसान सभा की स्थापना की। मुंगेर जिले का बढ़ैया टाल आंदोलन बिहार के किसान आंदोलन से संबद्ध रहा। किसान सभा की ओर से किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और इस तरह बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर कृषक आंदोलन भी चलने लगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के अग्रणी नेता थे। उन्होंने किसानों को उनके अधिकार दिलाने व प्रेरित करने के लिए 4 मार्च 1928 को पटना के भीटा में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की, परंतु 1929 में इस सभा की गतिविधियां व्यापक रूप से शुरू हुई। सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जमींदारों के सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न, लगान कम करने और जमीन के क्रय विक्रय की जमींदारों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को समाप्त करने और प्रस्तावित काश्तकारी अधिनियम के संबंध में आवाज उठाई जाने लगी। किसान आंदोलन को व्यापक करने के लिए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित की गई। किसान नेता विट्ठल भाई पटेल ने 1929 में दक्षिण बिहार का दौरा किया। रांची के एक सभा की गई। तत्पश्चात यदुवंश सहाय ठेवले उरांव जेउल लकड़ा के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया। ठेवले उरांव ने जनजाति किसानों की बदहाली दूर करने के लिए गांव-गांव का दौरा करते हुए और प्रशासन की ओर से अडंगे डालने के बावजूद वे अपना काम करते रहे, परंतु धर्मांतरण का मुद्दा उठते जाने से पादरी वर्ग ठेवले उरांव से नाराज हो गए और कार्यानंद शर्मा के निर्देशन में मुंगेर के बढ़ैया टाल में विद्रोह हुआ। गया के यदुनंदन शर्मा के निर्देशन और विवादास्पद 1000 बीघा भूमि में 850 बीघा भूमि काश्तकारों को लौटा दी गई। यमुनाकारी के निर्देशन में सारण के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। कृषक संघर्ष के तीव्रता के कारण सरकार ने सारण जिले को अपराधी जिला घोषित कर दिया और राहुल संकृत्यायन ने अन्नानवरी किसानों का नेतृत्व किया। किसानों और जमींदारों के बीच प्रतिदिन संघर्ष चलता रहा।
किसान आंदोलन को व्यापक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार का दौरा किया। उनके दौरे से किसान आंदोलन को शक्ति मिली और उग्र किसान आंदोलन से जमींदारों को भय व्याप्त हो गया। उन्होंने यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की और जिनका उद्देश्य किसान आंदोलन को कमज़ोर करना था, और 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत सोशलिस्ट फोरम की स्थापना की गई। समाजवादी घटक के आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, शीलभद्र यागी और अब्दुल बारी आदि स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख थे। 1935 में किसान सभा के द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। किसान सभा की मांग थी गैर कानूनी वसूली और काश्तकारों की बेदखली का अंत और बकाश्त भूमि की वापसी। बकाश्त जमीन के मुद्दे को लेकर गया, मुंगेर, दरभंगा सहित अन्य जिलों में भी किसानों का आंदोलन उठ खड़ा हुआ। औपनिवेशिक सरकार के द्वारा 1939 में अनेक सुविधाओं और नए कानून बन गए तथा किसान नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन स्थिर पड़ गया, परंतु 1945 में किसानों ने इस आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया और यह आंदोलन जमींदारी उन्मूलन तक चलता रहा। बिहार में महिला सशक्तिकरण। समाज में महिलाओं की परिस्थिति और उनके अधिकारों में वृद्धि ही महिला सशक्तिकरण है। समाज में महिलाओं की स्थिति, परिस्थिति और उनके अधिकारों में वृद्धि ही महिला सशक्तिकरण है। भारतीय समाज में प्राचीन नीतिकारों ने स्त्रियों को पिता, पति और पुत्र अर्थात किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में रहने की वकालत की थी। पुरुष प्रधान मानसिकता ने स्त्रियों को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। पश्चिमी समाज में भी स्त्रियों को लगभग 1920 तक व्यक्ति की श्रेणी में शामिल ही नहीं किया गया। पति या पुत्र वकालत की थी। पुरुष प्रधान मानसिकता ने स्त्रियों को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। पश्चिमी समाज में भी स्त्रियों को लगभग 1920 तक व्यक्ति की श्रेणी में शामिल ही नहीं किया जाता था। यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य सिर्फ पुरुष से था। जहाँ समाज की आधी आबादी को व्यक्ति का दर्जा ही प्राप्त नहीं था, वहाँ उसके साथ व्यक्ति जैसा व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती थी। आज वैश्वीकरण के दौर में नारीवादी परिप्रेक्ष्य बहुआयामी स्वरूप धारण कर चुका है। एक तरह जहाँ प्राचीन प्रासंगिक विचारधाराओं को चुनौती मिल रही है, दूसरी और पुरुष मानसिकता द्वारा प्रदत्त सामाजिक, सांस्कृतिक और परिस्थिति को नकारा जा रहा है। आज लैंगिक न्याय की दिशा में बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। आज की स्त्री न केवल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना चाहती है, अतः महिलाओं के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन अत्यावश्यक है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आजकल जेंडर और सेक्स शब्दों के निहित अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये व्याख्या प्रस्तुत की जाती है कि सेक्स का संबंध भौतिक और शारीरिक विशेषताओं से है, जबकि जेंडर का संबंध मानसिकता से है। सेक्स का निर्धारण गुणसूत्र करते हैं जिस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, जबकि जेंडर का निर्धारण समाज करता है। अर्थात बिहारी समाज में स्त्रियों के मन और मस्तिष्क में ये बात बैठा दी जाती है कि वह स्त्री है, इसलिए उसे आमुख गतिविधि नहीं करनी चाहिए। स्त्री मुक्ति आंदोलन इस तरह की मानसिकता का विरोध करता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि समाज में मानसिकता विशेषता महिलाओं की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। आज किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की महिलाओं की स्थिति एवं दशा पर निर्भर करता है। जिस समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत और सम्मानजनक होगी, वह समाज भी मजबूत होगा। बिहार में लिंग अनुपात का 2001 से 1919 से गिरकर 2011 में 9 से 18 रह जाना चिंता की बात है। सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं से उत्पन्न लैंगिक असमानता से राज्य सरकार अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निपट रही है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि विकास के लाभ में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिले। समाज कल्याण और शिक्षा दो प्रमुख विभाग हैं जिनके जरिए महिला उन्मुख कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लैंगिक भेदभाव से निपटने के लिए किए जाने वाले राज्य सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को दो मुख्य शीर्षों के तहत समेटा जा सकता है। बाल रक्षा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या सुरक्षा योजना, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना तथा नारी शक्ति योजना। लिंगानुपात बढ़ाने के लिहाज से कन्या भ्रूण हत्या रोकने और जन्म के निबंधन को बढ़ावा देने के मकसद से 2007 में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 22 नवंबर 2007 के बाद जन्म लेने वाली बीपीएल परिवार की हर लड़की के जन्म पर राज्य सरकार 2000 रुपये अंशदान करती है और इस योजना का लाभ प्रति परिवार 2 लड़कियों तक ही सीमित है। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार की ओर से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण भी चलाए जा रहे हैं। आर्थिक सशक्तिकरण क्या है कि वर्ष 2013-14 तक नारी विकास निगम ने 66,912 स्वयं सहायता समूह का गठन किया था। महिला विकास निगम द्वारा गरीब समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सामाजिक सशक्तिकरण
सामाजिक सशक्तिकरण। वर्तमान में 36 जिलों में हेल्पलाइन काम कर रहा है। किसी प्रकार के शोषण उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए 17 जिले में अल्पवास गृह स्थापित किए गए हैं। पटना और गया 2 जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल स्थापित किए गए हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत स्त्री पुरुष पर चर्चा की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 के माध्यम से जहां महिलाओं को सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वह हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के द्वारा उसे संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके आर्थिक अधिकारों के साथ साथ उसके सम्मान को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से 1948 में फैक्ट्री अधिनियम तथा 1976 में समान श्रमिक अधिनियम बनाए गए हैं। समाज के सभी वर्गों की 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को समान मताधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के कल्याणार्थ 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम 1966, 2006 में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम पारित किए गए हैं। संविधान संशोधन के करके पंचायती राज विधेयक में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के द्वारा 1985 में महिला और बाल कल्याण की स्थापना तथा 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। महिलाओं के कल्याण हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है। इनमें प्रमुख है महिला समृद्धि योजना, महिला समाख्य इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, स्वयं सिद्ध योजना आदि। राज्य सरकार के द्वारा महिला उत्थान की दिशा में किए गए इतने प्रयास के पश्चात भी बिहारी समाज में महिलाओं की दिशा शोचनीय है। लिंगानुपात पर दृष्टिगत करने पर यह ज्ञात होता है कि महिला सशक्तिकरण हेतु अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सांस्कृतिक सशक्तिकरण। भारतीय संस्कृति की अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सरल और आत्मीय बनाए रखने में योगदान करती हैं, जिससे मनुष्य की तरह जीवन जिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति के तत्व क्षेत्रीय संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। अतः बिहार राज्य महिला विकास एवं स्वयं सहायता समूहों की सहायता से राज्य की महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक तत्वों का भी सहारा ले रही है। क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक पद परिस्थितियों में रह रहे लोगों की संवेदनाओं का प्रतिरूप होती है। बिहारी संस्कृति के नृत्य गीत, लोकगीत, मेले, गायन, वादन, नाटक आदि के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उस दिन प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं। अंततः समग्र रूप से ये कहा जा सकता है कि मात्र सशक्तिकरण और अधिकार ही महिलाओं की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे स्वयं इस दिशा में प्रयास नहीं करती हैं। इसमें समाज का सहयोग भी अपेक्षित है। महिलाओं से संबंधित सामाजिक विधान, महिलाओं की रक्षा तथा उनके हितों के विकास से संबंधित सामाजिक अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और 2006, दहेज निषेध अधिनियम 1961, स्त्री अपशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, सती कृत्य निवारण अधिनियम 1987, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं उपचार अधिनियम 2013 इत्यादि। संविधान के उपबंध। भारतीय संविधान में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपबंध सम्मिलित किए गए हैं। नागरिकों के उपलब्ध मौलिक अधिकार पुरुषों और स्त्रियों के साथ समान रूप से लागू होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, सरकारी सेवाओं में समान अवसर तथा कई अन्य अधिकारियों की उपलब्धि में लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव करने की मनाही की गई है। समानता के अधिकार से संबद्ध संविधान के अनुच्छेद 15 के अधीन नागरिकों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्य में अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सरकार ऐसी नीति का निर्देशन करेगी जो सभी स्त्री पुरुष के जीवन यापन के लिए यथेष्ट समान अवसर दे और अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अनुसार सबको काम और शिक्षा पाने का समान अधिकार दिलाए और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अपरिजन और आवश्यकता की अल्पपूर्ति में अन्य मामलों में सबको वित्तीय सहायता दे। अनुच्छेद 42 सरकार को महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता के उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने से संबद्ध संविधान के उपबंध लड़के और लड़कियों के साथ समान रूप से लागू है।
संविधान में लड़कों और लड़कियों की बाल्यावस्था और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से वंचित रखने में भी निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। देश की पंचवर्षीय योजनाओं में भी महिला कल्याण पर जोर दिया गया है। महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष सामाजिक विधान भी बनाए गए हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदम क्या है? परिशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में महिला कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष कार्यक्रम, शिक्षा और साक्षरता से संबद्ध कार्यक्रम, स्वास्थ्य, पोषण, पोषाहार, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आशा समेकित बाल विकास योजनाएं, महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, सबला राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, प्रियदर्शनी स्वयं सिद्ध रोजगार प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता रोजगार से उत्पादन एकक और स्वावलंबन सुधार, उज्ज्वला कामकाजी महिला हॉस्टल, महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पवास गृह, महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम, परिवार परामर्श केंद्र, जागरूकता सृजन कार्यक्रम, महिलाओं के अधिकार और कानून, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला शक्ति संपन्नता नीति, महिला श्रमिक के लिए कल्याण कार्यक्रम आदि प्रमुख है। बिहार में महिला सशक्तिकरण और कल्याण के क्षेत्र के कई ऐच्छिक अभिकरण भी हैं। महिला कल्याण के क्षेत्र में बिहार सरकार की भूमिका अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी महिला कल्याण के क्षेत्र में सरकार का मुख्य कार्य सुसंगठित राष्ट्रीय योजना का समुचित संचालन है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विशेष कदम है: योजनाओं के अंतर्गत अपने वित्तीय दायित्वों को निभाना, योजनाओं के संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करना और समुचित संख्या में योग्य कर्मियों और कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित राशि का समय पर सदुपयोग करना, आवश्यकता अनुसार केंद्रीय योजनाओं के साथ पूरक योजना चलाना, योजनाओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों और सेवाओं के वास्तविक हकदारों तक पहुंचाना। केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त महिला कल्याण से संबंधित बिहार सरकार के भी अपने कुछ कार्यक्रम हैं। इनमें मुख्य लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल, महाविद्यालय और छात्रावासों की स्थापना करना, उनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना, लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, साइकिल और पोशाक योजनाएं संचालित करना, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराना, निराश्रित, परित्यक्त और शोषित महिलाओं के लिए विशेष गृह का संचालन करना, महिलाओं के बीच परिवार नियोजन को प्रोत्साहन करना, विधवाओं और वृद्धाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराना। बिहार में उग्रवाद की समस्या। बिहार में उग्रवाद की समस्या क्या है? तो कोई भी राज्य तब तक ही विकास कर सकता है जब उसके नागरिक अपने राज्य में सुरक्षित हों। बिहार निसंदेह विकास के पथ पर अग्रसर है, परंतु इसकी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष ऐसी चुनौतियां हैं जो उसकी शांति और सुव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उग्रवाद बिहार की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष ऐसी ही एक खतरनाक चुनौती है। बिहार में उग्रवाद और हिंसात्मक संघर्ष की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार के 38 जिलों में 11 जिले उग्रवाद के प्रभाव से प्रभावित हैं। उग्रवादी संगठन की हिंसा को प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक निजी संगठन, कुंवर सेना, भूमि सेना, ब्राह्मणी सेना, लौरिक सेना, सनलाइट सेना, डायमंड सेना, रणवीर सेना आदि ने भी यहां पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उग्रवाद की पहली घटना पूर्णिया जिले के रूपसपुर गाँव में घटित हुई थी, जहाँ भूस्वामियों ने उनकी भूमि पर रह रहे 14 जनजातियों को जीवित जला दिया था। बंगाली उग्रवादी झारखंड क्षेत्र से आकर बसे उन जातियों को जमीन न छोड़ने के लिए हवा दे रहे थे। इसी घटना के बाद बिहार में उग्रवाद का दौरा चल पड़ा। बंगाली उग्रवादी बिहार में उग्रवाद की जमीन तैयार करते जा रहे थे। कन्हई चटर्जी नामक बंगाली उग्रवादी ने भूस्वामियों के खिलाफ जनजाति और हरिजनों को सशस्त्र विद्रोह करने के लिए उकसाता रहा। कन्हई चटर्जी ने अपने समर्थक के साथ मिलकर 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। इस पार्टी के संस्थापक सदस्य में कानू सन्याल और चारू मजूमदार के नाम उल्लेखनीय है। इसके लिए बिहार का क्षेत्र उर्वर थी। क्योंकि यहाँ सामंती दमन, भूमि सुधार अभाव, भूमिहीन श्रमिकों की समस्याएं, जातिवाद, गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक पिछड़ापन, नौकरशाही की शिथिलता इत्यादि व्याप्त थी। बंगाली नक्सली नेताओं का कहना था कि वर्तमान राज सत्ता एक ढकोसला है, यही व्यवस्था किसान, मजदूर, दलितों पर राज कर रही है। इसलिए इन बंगाली नक्सल नेताओं ने सशस्त्र क्रांति की पहल की और उसके बाद बिहार नरसंहार का दौर शुरू हुआ। हिंसा की प्रतिक्रिया में भी हिंसा होने लगी। 1979 में हिंसा के प्रतिक्रिया स्वरूप पटना के बेलछी में 11 दलितों की हत्या कर दी गई। 1980 में पारसबिगहा में
1980 में पारस बिगहा में 11 तथा पिपरा में 14 लोगों की हत्या की गई। 1985 में कैथी बिगहा में 11, बांझी में 15 और लक्ष्मीपुर में 12 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। 1986 में अरवल के 22, कसरा के 11 और गैनी के 12 और दरमिया के 11 लोग मारे गए। 1987 में औरंगाबाद में दलेल चक्र बघेरा ने उग्रवादियों में एक जाति विशेष के 54 व्यक्तियों की हत्या कर दी। 1988 में जहानाबाद में मोनही नगवा में 21 और टमुहा खगड़ी में 11 लोग मारे गए। 1989 में दंदार बीटा में 21 और रोहतास जिले के केसरी में 10 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। 1991 की सामूहिक नरसंहार की घटनाओं में मलवरिया में 149, तिसकोड़ा में 14 और दर सहियारा में 34 लोगों की हत्या कर दी गई। 1992 में गया के 12 में 34, 1996 में 19 तथा भोजपुर के बथनी टोला में 22 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी तरह की उग्रवादी घटनाएं मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, रोहतास, लखीसराय, नालंदा आदि जिलों में होते रहे। इनका उद्देश्य है कि सर्वहारा शासन तंत्र की स्थापना करना। इसी व्यवस्था की प्राप्ति के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। 21 सितंबर 1999 को नक्सली संगठन की ताकत में उस समय बड़ा इजाफा हुआ जब पीडब्ल्यूजी और एमसीसी के विलय से एक नया संगठन सीपीआई बना। वर्तमान में इन नक्सली गुटों ने देश के कुछ राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर एक रेड कॉरिडोर का निर्माण कर लिया है। और अपुष्ट सरकारी सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तथा गोरी जातियों के कई देशों के लोग, इनके कई संगठन भी इन्हें सहयोग कर रहे हैं, जो भारत को हर दृष्टि से कमजोर करना चाहते हैं। भारत की ऊर्जा, विकास और खनिज संपदा इनकी दृष्टि में सर्वप्रथम है। 2009 में एक आंकड़े के अनुसार नक्सली देश के 220 जिलों में सक्रिय हैं तथा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अनुसार वर्ष 2009 में पूरे देश में 56 नक्सली गुटों के लगभग 20,000 नक्सली कार्यरत थे, जिसमें से लगभग 10,000 सशस्त्र नक्सली कैडर सैन्य प्रशिक्षित थे। ये लोग करीब 1400 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष रंगदारी के माध्यम से वसूलते हैं। वर्तमान में यह आंकड़ा इससे भी अधिक है। बिहार में उग्रवाद की समस्या गंभीर हो चुकी है और बिहार में 1977 में से जून 2000 के बीच हुए 25 बड़े नरसंहारों का इतिहास बन चुका है। 1977 से जून 2000 के बीच 25 बड़े नरसंहार का इतिहास बन चुका है। अपसड़, नवादा तथा मियाँपुर, औरंगाबाद जैसे नरसंहारों के कारण मध्य बिहार में उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। आम जनता से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। उग्रवाद का आधार है कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहे। बिहार में उग्रवाद के लिए गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक पिछड़ापन, सरकार पर से विश्वास उठ जाना, आपसी रंजिश, प्रतिरोध आदि तत्व भी जिम्मेदार है। उग्रवाद से बिहार को बहुत नुकसान पहुंचता है। एक षड्यंत्र के तहत शोषण और पूंजी व्यवस्थापन के नाम पर यहाँ के उद्योग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इससे बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गया है। अतः आय प्राप्ति के संसाधन के रूप में यह भूमि का महत्व सबसे ज्यादा है। संसाधन विहीनता की इस स्थिति ने वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति को बल दिया है। उग्रवाद की प्रवृत्ति पनपने के कारण बिहार की छवि धूमिल हो गई है। अनेक समस्याओं ने जन्म ले लिया है। बिहार में उग्रवाद को खत्म करने के लिए जन जागरण अभियान के साथ साथ विदेशी सहयोग से कार्यरत उग्रवादी संगठनों पर अंकुश करने के लिए पुलिस व्यवस्था की कुशलता तो है ही, साथ गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीन, मानसिक पिछड़ापन आदि भी समस्याओं को प्रभावी ढंग से मजबूत करने से निपटने हेतु अत्यधिक जरूरी है। बिना सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था से सिर्फ अल्पकालीन उपायों से उग्रवाद समस्या का निपटारा संभव नहीं है। बिहार में सूफी संतों का विकास। सूफी मत का मूल आधार इस्लाम में निहित है और कुरान के उपदेशों में देखा जा सकता है कि ईश्वरवाद सूफी दर्शन का केंद्र है। सूफी सृष्टि से प्रत्येक कण में ईश्वर के रहस्य को देखते हैं और इसी कारण सूफी सभी जीवों के साथ प्रेम, दया करने का उपदेश देते हैं। ये सभी वस्तु और जीवों को एक ईश्वर में मानते हैं। सूफी संतों के अनुसार ईश्वर एक है, सभी कुछ ईश्वर में है, इसके बाहर कुछ नहीं है। सब परित्याग कर प्रेम द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सूफी मत का आधार है संसार से विरक्ति, एकात्म और जीवन और ईश्वर के प्रति अनुराग। सूफी मत इस्लाम के रहस्यवादी, उदारवादी और समन्वयवादी दर्शन की संज्ञा है। इनकी समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण सूफीवाद में बौद्ध, जैन, हिंदू सहित सभी प्रमुख धार्मिक विचारधाराओं को सम्मिलित कर लिया गया है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि इस्लाम दर्शन की रूढ़िवादी व्यवस्था शरीयत है और उदारवादी व्यवस्था तरीकत है, जो सूफी मत का आधार है। भारत में सूफीवाद का प्रवेश अरबों के सिंध विजय के बाद हुआ था। महमूद गजनी के समय भारत में शेख अली हुजविरा आए और जिन्होंने लाहौर में अपना केंद्र बनाया। सूफियों के बौद्धों, हिंदू, जैनियों के संपर्क में आने से इनमें कई प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। श्री कृष्ण बाह्य किरण जिसके माध्यम से जीव चैतन्य रहते। संगीत कण कण में भगवान, अमृतकंड हठ योगी का आधार ग्रंथ जो सूफियों का भी आधार ग्रंथ बनी। वेदांग आदि सूफीवाद में प्रवेश हुआ जिसमें नव सूफीवाद का जन्म हुआ।
यौगिक मुद्राएं और प्राणायाम चिश्तिया और सूफी एक अभिन्न अंग बन गई है। भारत में सूफियों के कई संप्रदाय थे जो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में अबुल फजल ने 14वीं सिलसिले के संप्रदाय में उल्लेख किया है। इनमें चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्सलवदी, कादिरी, कलदरिया, शत्तरिया संप्रदाय महत्वपूर्ण है। इन संप्रदायों को सिलसिला कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में शफा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार में पवित्र थे वे सूफी कहलाए। बिहार में सूफी मत क्या है? बिहार में तुर्क शासन स्थापित होने के पूर्व सूफियों का आगमन हो चुका था। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकी पहले इस सूफी संत थे। इसके अतिरिक्त पटना के निकट जेटुली के पीर शहाबुद्दीन जगतौजौत, हाजीपुर के सैयद इब्राहिम चिश्ती आदि प्रमुख सूफी संत थे। प्रारंभिक सूफियों को यहाँ काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। मनेर के मोमिन आरिफ और औरंगाबाद शेख अली, पटना के सैयद हसन, हाजीपुर के सैयद अहमद और सैयद मोहम्मद को इस्लाम प्रचार प्रसार के दौरान मार डाला गया। बिहार के सबसे पहले चिश्तिया संप्रदाय के सूफी आए। प्रारंभिक चिश्ती सूफी संतों में शाह मोहम्मद बिहारी, सैयद ताजुद्दीन फकी, सैयद इब्राहिम, मौलाना अली बिहारी, मखदूम आदम सूफी, मखदूम हमीदुद्दीन, शेख फैद उल्लाह, शाह शमन सूफी, बहाउद्दीन और तैमुल्ला सफेद बाज प्रमुख थे। ये पटना, मनेर, हाजीपुर, बिहार शरीफ में बसे। बिहार आने वाले प्रारंभिक सोहरवर्दी सूफी संतों में शेख जलालुद्दीन तबरीजी थे। मखदूम यहिया मनेरी ने सिलसिले को बिहार में लोकप्रिय बनाया। बिहार में चिश्ती और सोहरवर्दी सिलसिले से ज़्यादा प्रभाव फिरदौसी और सत्तारी सिलसिले को मिली। सोहरवर्दी सिलसिले की दो उपशाखाएं थी, फिरदौसी और सुत्तरी। सिलसिले के संतों में मखदूम शरफुद्दीन मनेरी ने काफ़ी ऊंचा स्थान पाया था। उनका जन्म मनेर में हुआ था। बिहार में कंदारिया सिलसिले के भी संत थे और इस सिलसिले के सैयद मोहम्मद प्रमुख थे। बिहार में मदारिया सूफी सिलसिला भी सक्रिय था। इस सिलसिले के प्रमुख संत जमालुद्दीन हरमुजी थे। बिहार में इन सूफी संतों ने न केवल इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया बल्कि बताया कि इस्लाम धर्म उदार और सहिष्णु है। समन्वय की इस पद्धति के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों में व्यापक आदान प्रदान शुरू हुआ और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के नज़दीक पहुंचे। हिंदू मुस्लिम समन्वय की परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण बिहार में दरियापंथी संप्रदाय के रूप में देखा जा सकता है। इसके संस्थापक दरिया साहब थे, जिनका जन्म डुमराव के निकट घर खंडा में हुआ था। बुकानन के अनुसार इस संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या 20,000 के लगभग थी। उस प्रधान टेकदास थे। इसके प्रधान जो थे वो टेकदास थे। समन्वयवादी विचारों से कुछ अन्य संप्रदायों का भी बिहार में विकास हुआ।